नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने राजस्व लेखपाल का एक पेपर सॉल्व किया था जो 2015 का फर्स्ट पाली का पेपर था, और आज हम सॉल्व करेंगे जो 13 दिसंबर 2015 का सेकंड पाली का जो पेपर था उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसका सलूशन देखेंगे आज हम, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, कितना डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था उसका, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पेपर का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी पार्ट वन जो है वो हिंदी है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा डैश इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह अगले साल आएगा डैश इस वाक्य में जो कारक है वो कारक है अधिकरण कारक। तो नीचे व्याख्या दी गई है कि दिए गए वाक्य वह अगले साल आएगा में अधिकरण कारक होगा, क्योंकि साल आएगा अर्थात अगले साल में आएगा में विभक्त चिन्ह अधिकरण कारक का है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम जो है वो अस्त होता है। उदय शब्द का विलोम अस्त होता है। लाल का हरा एवं बलिष्ठ का निर्बल और भाषित का आभाषित होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो उसमें जो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा इसमें भविष्य काल है, यानी गा गी गे आए तो वह भविष्य काल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूते चाटना। तो जूते चाटना का अर्थ होता है खुशामद करना, यानी जूते चाटना का ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना अर्थात उसकी खुशामद करना। फिर प्रश्न संख्या 6 में हमको दिया गया है प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है। वो अतिथि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो निर्मल होगा। फिर नेक्स्ट हमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के लिए जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो उसमें क्या सही होगा, इसका लीची खरीदने नहीं लीची खरीदनी है यह होगा, यानी मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं, यानी अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें होगा अपने अपने किताबें। ये क्या है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, यानी प्रमत्त का मतलब स्वेच्छाचारी होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उन्मत्त। अगला क्वेश्चन है, कनक धतूरा। तो कनक का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब धतूरा होता है, दूसरे कनक का मतलब सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो रीति प्लस अनुसार होगा। इसमें यण संधि होगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो वह एक विदुषी महिला थी, ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो उसमें वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यह आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निर्देश प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, तो किसी की सहायता करने वाला क्या होता है, सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भला चाहने वाला। तो भले चाहने वाले के लिए एक शब्द हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे हितैषी। भला चाहने वाले को हम हितैषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है,
आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उपरोक्त पंक्तियों में कहने का रस है किसमें दर्द है, तो दर्द किसमें होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम का चयन कीजिए। तो तद्भव और निम्नलिखित तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द जो है वो हमारा प्यास होगा। प्यास शब्द तद्भव है, अन्य सभी शब्द जो हैं वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार होगा। यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा घटा दो बार हुई हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू शब्द का बहुवचन जो होता है वो चाकू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में जो है वो द्विगु समास है, क्योंकि यह संख्यावाचक का बोध करता है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। जिसमें भी संख्यावाचक का बोध होगा उसमें द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द जो है वो हमारा निकृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी इसमें से हमें जो मोटा छपा है उसकी शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। तो इसमें मोटा क्या छपा है? मोटा इसमें छपा है अत्यधिक। तो अत्यधिक की सही वर्तनी क्या होगी? तो वो होगी अत्यधिक। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि अभी आपने देखा कि हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो जैसा कि फर्स्ट पाली के पेपर में जैसा लेवल था वैसा सेकंड पेपर की पाली में भी वैसा ही हिंदी का लेवल वैसा ही था। तद्भव तत्सम पूछा गया, अलंकार पूछा गया, वर्तनी से संबंधित वाक्य पूछे गए, यानी नॉर्मल हिंदी जो भी पूछी जाती है वो पूछी गई। तो ऐसा है कि हिंदी का कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है लेखपाल के पेपर में। यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के 10-12 सेट सॉल्व किए हैं तो आपको 90% तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठ के आने वाला है और हमें किन चीज़ों की तैयारी करनी है। तो चलिए हम देखते हैं मैथ के 25 क्वेश्चन, मैथ का लेवल कैसा रहा सेकंड वाली में। तो चलिए देखते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सीधा क्वेश्चन। हालांकि अब ऐसा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। उसमें क्या कह रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यानी अगर 100 रुपये छपे थे तो वो क्या करता है 125 रुपये बढ़ाकर मूल्य लिख देता है और फिर वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। फिर वो इस पर 4% की छूट भी दे देता है। जब इस पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ऐसे हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, तब अंकित मूल्य कितना होगा? अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य उसका 125%, यानी उसमें 25% बढ़ा देता है तब बेचता है। तो एक्स का 125% जो है वो उसके क्रय मूल्य, तो वो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु के विक्रय मूल्य क्या करता है 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है। अगर अंकित मूल्य पर 4% छूट देगा तो कितने में बचेगा? तो बचा कितना 96% बचेगा। तो वो अंकित मूल्य का 96% जो है वो क्या हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से दोस्तों हमारा निकलेगा, हमारा अगर हम अंकित मूल्य में से एसपी में से सीपी यानी सेलिंग प्राइस है, अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो लाभ कितना x/5 निकल जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? प्रतिशत लाभ बताना है। तो हमारा x पे x/5 का लाभ हुआ, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज को पकड़ना था बस। लैंग्वेज में अगर आप जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे आप अगर आप करते जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है? डिक्टो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट पाली में पूछा गया था, बस अंकों का चेंज कर दिया गया है, सारा डिक्टो वही है। क्या कह रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो हमारा
कितना है, 2:3 है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, और दूसरी तथा तीसरी 5:8, तो पहली संख्या क्या है यानी, और तीनों संख्याओं का योग भी दे रखा है। तो यानी अगर हम जैसे अगर हम इसको बदल लें, चेंज कर लें, जैसे पहली और दूसरी का कितना था, 2 पहली और दूसरी का 2:3 था। फिर क्या तीसरी संख्या, फिर क्या है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 था। इसको हम 5:8 लिख देते हैं। तो ये अगर 3 के राइट में जगह खाली है तो ये 3 आ जाएगा, 5 के लेफ्ट में जगह खाली है तो ये 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, 15 और 24, 10, 15 और 24 आ जाएगा। तो 10, 15 और 24 को जब हम जोड़ लेंगे तो 10, 15 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24, 5, 29, 10, 39 और 10, 49, ये हमारा हो जाएगा 49, और दिया कितना है, 392, हमको 392 दिया हुआ है। तो हम जब इसको जोड़ेंगे, फिर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x में क्या करेंगे, 392 को 49 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, सारी संख्याएँ अलग अलग हमारी निकल जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 36, 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, वो कौन सी संख्या है। यानी प्रत्येक से विभाजित हो, उसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमको तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा इसका, 24, 30 और 36 का एलसीएम 360 होगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। तो क्या करेंगे इसको हम, अब ये क्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो प्रत्येक से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जो इसका एलसीएम निकलेगा और जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उससे विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 360 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इसको 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 27 बचता है शेष, और 279/36 360 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 360 27 का जब गुणा करेंगे तो 9,720 आता है। यानी 9,720 24, 30 और 36 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी जो 9,720 है ये 24, 30 और 36 से पूर्णतया विभाजित होगी। किंतु विकल्प में ना होने के कारण 4 अंकों की दूसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, 9,720 से 360 को घटा देंगे तो वो संख्या। बस इस क्वेश्चन में दोस्तों यही खेल था, क्योंकि स्टूडेंट ने सॉल्व तो कर लिया होगा लेकिन यह ऑप्शन जो है क्वेश्चन में ना रखने के कारण बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको अगर ये फंडा है इस सवाल का कि अगर आपका सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपकी वैल्यू नहीं आती तो आप क्या करेंगे, जो संख्या आपने निकाली है और जिन तीनों संख्याओं से जिनसे डिवाइड करना था, अगर उसने आपने उन तीनों का एलसीएम निकाला हुआ है तो निकाली हुई संख्या को में से एलसीएम को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा फंडा था इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन कितना होगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, मानक विचलन गुणांक। यानी मानक विचलन गुणांक क्या होता है, यानी जो मानक विचलन गुणांक होता है उसका फॉर्मूला होता है समूह का मानक विचलन बटे माध्य। तो समूह का मानक विचलन गुणांक दिया है 5, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम एस मान लेंगे, और माध्य दिया हुआ है हमारा 10। तो यहाँ से मानक विचलन हमारा क्या निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। मानक विचलन हमारा क्या निकलेगा, मानक विचलन यहाँ से हमारा 50 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 23 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 23। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के स्क्वायर से इसको जब हम ओपन करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, और x⁴ प्लस 1/x⁴, ये x यहाँ से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ से तो 529 से 2 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ 527 आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए ₹5,000, संदीप ने 6 माह के लिए ₹6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना लाभ मिलेगा। तो सुरेश तथा संदीप की पूंजियों का अनुपात क्या होगा, 5 साल के संदीप ने 5 महीने के लिए लगाया था और उसने 6 महीने के लिए लगाया, तो 25:36 का बनेगा। तो दोनों की
दोनों का अनुपातिक योग कितना होगा, 61 होगा। और फिर संदीप का लाभ हमें निकालना है, तो टोटल है 61, और हमारा जो संदीप ने व्यय कितना है, टोटल लाभ है 610, और इसका टोटल योग है कितना, तो एक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे समझिए क्योंकि इन्होंने एक साथ लिख दिया है। एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमारी निकलेगी 610/61, और हमको कितना निकालना है संदीप का, तो संदीप का कितना है 36, तो 36 बराबर कितना होगा 610/60 गुणे 36, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी संदीप की 360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मैथ का, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM जो है वो 300 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी माना पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x है, तो लासा क्या होगा 3x × 5x, ये LCM हो जाएगा इसका। तो 15x जो है वो 300 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि LCM दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो संख्याएँ निकल जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √15,612 प्लस √154 प्लस √225 की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं आती है। यानी अगर 25 को हम स्क्वायर खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे रूट के, तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 को 154 में जोड़ेंगे तो 169 होता है। 169 जो क्या है, ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 रूट के बाहर आ जाएगा, तो 15,612 में जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो 15,625 आ जाएगा। जो 15,625 होता है वो 125 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए कहते हैं आपको 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर और 1 से 20 तक कम से कम क्यूब आपको जुबान पे रटे होने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत क्या है। यानी औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सबको जोड़ के जितने पद हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या है। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको मानना ही पड़ेगा कि भिन्न जो है वो x/y है। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x - y = 1 निकालेंगे। फिर दूसरी शर्त के अनुसार हम उसको करेंगे तो x + y की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो भिन्नों का योग निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए, जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो पूर्णतः मापे जा सकने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी माप जो होगी उसको इसके HCF में होगी। तो सबसे पहले उसको हम छोटे गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। फिर जो गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड जो सब में ओबेनिस्ट है, वही क्या होगा, हमारा HCF हो जाएगा इसका। बहुत ही माइन्यूट से क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे, बहुत ही आसान पेपर था 2015 के लेखपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन था 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो हम मान लेंगे कि माना कुल बच्चों की संख्या n है। फिर प्रश्नानुसार क्या, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या का 20%। तो मिली मिठाइयाँ कितनी, 720/n, और n का 20% निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकल आएगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। यानी 512 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले तो हम 512 के गुणनखंड निकालेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या 8 है, जिससे गुणा करने पर 512 भी एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 27 व्यक्ति कितने दिनों करेंगे, 36 18/27, 3 9 27, 3 6 18 और 3 दिया 9, 3 दूनी 6, इसको काटते चले जाइए आप, 24 दिन आ जाएगा।
M1D1 इक्वल टू M2D2 से इसको सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर दिया जाए तो रुपये 300 अधिक प्राप्त होते हैं। सॉरी, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को रुपये 5,000 मिले, तब ए को कितना लाभ मिला है। यानी क्या कहता है कि चीज़ों कंपनी में सी का लाभ क्या होगा, मतलब टोटल लाभ एक ए है तो बी सी का जो मिला उसको घटा दीजिए तो उसकी वैल्यू उसके बराबर कर दीजिए तो उसका दिया हुआ भाग निकल आएगा। यानी 5/12 भाग जो है 500 के बराबर है तो उसका दिया हुआ भाग कितना होगा, यही निकालना था हमको। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। तो उसमें से √3/2 इंटू भुजा करके निकालेंगे, सीधा सा फार्मूला ही रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35, 40, 45 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा लगभग, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग में आपको पूछा गया है तो आपको उसी फार्मूले से निकालना है। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, फिर √s टाइम्स s माइनस ए s माइनस ए का फार्मूला लगाएंगे। सारे क्वेश्चन जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल सीधे फार्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। क्वेश्चन नंबर 44 है। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, तो हवाई जहाज़ से तय की दूरी कुल यात्रा का 2/5 भाग यानी 1200 किलोमीटर। यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी, 1200 गुणे 5/2 से गुणा कर दो तो टोटल निकल आएगी। तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, एक में से दोनों दूरियों को घटा दीजिए, जो बचेगा वही रेलगाड़ी से तय की गई दूरी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 45 नंबर। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, इनको एक वे में लगाएंगे, या तो इस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे सबसे पहले इनको, फिर मध्यिका निकालेंगे। क्योंकि अगर विषम पद है तो क्या होगा, तो n+1/2 हम लगाएंगे। तो अगर 11 पद है तो 11 + 1/2 यानी 12/2 यानी 6 पद जो होगा वो उसकी मध्यिका होगा। फिर हमारा है क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी त्रिभुज का परिमाप यानी 2s यानी a+b+c बराबर पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि भुजाएं ए बी सी हैं तो 3x, 4x और 5x होंगी। तो हमारा परिमाप जो है वो 6s निकल जाएगा। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसके इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारी भुजाओं की वैल्यू निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा था 47 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है वो 520 है और उनका एचसीएफ जो है वो 4 है। इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या है। यानी माना दूसरी संख्या x है तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 है। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, जो आंकड़े में बहुत बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। यानी 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15, तो 15 विद्यार्थियों की कुल आयु 225 हो जाएगी। गुणा करेंगे 5 विद्यार्थियों की कुल आयु 70, 9 विद्यार्थियों की कुल आयु 14। टोटल में से जितनी है उसको घटा देंगे तो जो बचेगी वो 9वें विद्यार्थी की होगी। क्वेश्चन नंबर 15 यानी मैथ का लास्ट क्वेश्चन जो था, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं दूसरे विकर्ण की लंबाई x है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 d1 d2 होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है d1 दिया हुआ है, d2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए जो मैथ का लेवल था, तो मैथ का लेवल तो बहुत ही आसान आया था 2015 में, लेकिन दोस्तों जो
मैथ का लेवल अब जो आने वाले 2022 का जो एग्ज़ाम होगा लेखपाल का, उसमें जो मैथ का लेवल आएगा वो काफ़ी अच्छा लेवल होगा। और जीएस और हिंदी का तो लेवल के में कुछ खास चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो मैथ का लेवल होगा और जो सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा टेक्निकली अच्छे पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर इतना सरल पेपर आएगा तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस पेपर में जितने भी पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, 5-10 पेपर जो प्रीवियस ईयर के मेरे पास हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो उन पेपरों से आपको कम से कम 20% तो लाभ होने वाला है एग्जैक्टली आने वाले एग्जाम में। तो इन पेपरों को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ के ओवरऑल फार्मूले इसमें आपके रिवाइज होंगे, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैथ में बनाए गए थे, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। और 20 से 30% तो रिपीट होता ही हर एग्ज़ाम में, वो नॉलेज आपके साथ बढ़ेगा। और इसको देख करके आप जो है जो टॉपिक आपका वीक है उसकी तैयारी कर लीजिए, और 50 से 60% की तैयारी कर लीजिए। 20% आपको इधर से मिल जाएगा, आपका 75 या 80% हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना भी कंपटीशन लेवल क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन 75 और 80% मार्क्स बहुत होते हैं। तो अगर आप वे में तैयारी करेंगे तो मेहनत कम लगेगी और रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए अब अपना पेपर का जो है पार्ट 3 देखते हैं। तो पेपर के पार्ट 3 में हमसे क्या पूछा गया था, सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन क्या था, सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था, और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो गदर क्रांति जो थी उसका प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाना। विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करना गदर क्रांति के आरंभ होने का मुख्य कारण था। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाता मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ गदर आंदोलन की भावी राजनीति को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। गौरतलब है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इसका अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 678 में राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह है वैलियम जो है इसको प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों वो कहाँ से है, वो हमारा केरल से है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य है, और ज्ञातव्य है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 57 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, NNPFC कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना साधन कीमत यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, इसलिए इसे NNPC भी कहा जाता है। PC का मतलब होता है, FC का मतलब होता है वो फैक्टर कॉस्ट। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप विश्व ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय ये जो विजेता थी वो थी केसरी कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन था 59 नंबर, कामिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये कावेरी की नदियां हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी की सहायक नदी हैं। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। फिर अगला था क्वेश्चन नंबर 60 था हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी हमारी वो थी बेगम हजरत महल।
वो थी बेगम हजरत महल। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। समान व्यवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, यानी वेवलेंथ कहलाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैट मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का मुख्य प्रस्ताव रखता है। तो मुख्य प्रस्ताव कौन रखता है, तो ये रखता है पूरा, यानी PURA, इसको PURA बोलते हैं। केंद्र द्वारा संचालित एक पायलट प्रोग्राम है जिसे 2004 से भारत के सभी राज्यों शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नए WU-4 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो उसमें जो है वो चाइना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ये डायनमो का उपयोग किया जाता है। डायनमो जो ट्रैक्टर वगैरह में लगा हुआ होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम जिसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के रूप में किया जाता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियमानुसार दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान देश में किसका है, तो वो है भारत का। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर विश्व में धान का सर्वाधिक चीन करता है जबकि द्वितीय स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया था, तो ये थे नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को वर्ष 2015 का सर्वोच्च कल्याण संगठन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो लोकनायक के रूप में आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महती भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है भारत के लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी राज्यों वाले में से नहीं है, तो इन 5 घनी राज्यों में से जो है वो केरल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्यों का क्रम इस प्रकार है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। कहते हैं कि उपरोक्त इन्हीं राज्यों में ही भारत की आधे से अधिक आबादी है। शेष 5 राज्यों में केरल का स्थान नहीं है, यानी पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69 क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र थे। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के 1920 ईस्वी के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1921 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 था निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है, तो 2015 के समय जो वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे वो थे जिम योंग किम वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। मशरूम किसके उदाहरण का है, मशरूम जो है वो क्या है, फंजाई यानी कवक होता है। मशरूम कवक का उदाहरण है। फफूंद या कवक एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ संसार के अपमार्जक के रूप में कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई, तो
को दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। दक्षिण कोरिया के सहयोग से दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई, जिसका उद्घाटन जून 2015 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया था, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। तो पहला राज्य जो था वो हमारा राजस्थान था और दूसरा जो था वो आंध्र प्रदेश था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। ज्ञातव्य है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो भारत में धरती का क्षेत्रफल है उसका 2.4% घेरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन हमारा था, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी। तो अशोक के आक्रमण के दौरान पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वो तोसाली थी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसकी राजधानी तोसाली थी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में किया गया है। और चौथा जो लास्ट पार्ट पेपर का पूछा गया था वो था ग्रामीण विकास, अभी ग्रामीण परिवेश के नाम से जानते हैं इसको हम। तो ग्रामीण परिवेश का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा था कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो वो कौन सी भाषा है, वो खड़ी बोली जो है वो ऊपरी दोआब और रोहेलखंड की साइड में बोली जाती है। व्याख्या, खड़ी बोली पश्चिम रोहेलखंड गंगा के उत्तरी दोआब तथा अम्बाला जिले की उपभाषा है जो ग्रामीण जनता के द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उन्हें पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति तहसील स्तर पर सरकारी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर शीर्ष संस्था एवं नगर पालिका जिले स्तर शहरी निकाय की सबसे बड़ी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो क्या था, वो कानपुर था। कानपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शीर्ष शहर है। इसकी जनसंख्या 29,20,067 है, जबकि द्वितीय स्थान पर लखनऊ शहर है। 79 क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये था 32। यानी केंद्र सरकार के प्रस्तुत की गई थी सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं कहा जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति 32 रुपये से कम कमाता है वह व्यक्ति गरीब है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यही 46 रुपये निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो पीतल उत्पाद जो है वो मुरादाबाद से अधिकतम किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने बर्तन भारत ही नहीं विदेशों को भी निर्यात किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो 75 जिलों में विभाजित है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो लागत है दोस्तों वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 5,000 रुपये से 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए जो ग्रामीण परिवेश के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ग्रामीण परिवेश का एक भी क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाएंगे। इन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्रामीण परिवेश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा, डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीय डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो उसका अंतर क्या है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जो बनाया है। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में भारत के कुल 17 रेलवे जोन हैं। 1952 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था, जबकि अभी अब रेलवे जोन जो है वो 18 हो गए। ये 2015 का डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो वाराणसी जो है वो विश्व का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी भारत ही नहीं विश्व का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी एक धार्मिक शहर है।
यह शहर सहस्त्रों वर्णों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा गया था? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? आगरा एवं कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ज्ञातव्य है कि कानपुर शहर के पेच बाग नई सड़क इलाके में सूबे की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसका जो राज्य सरकार के साथ सहभाजन अनुपात है वो 75 और 25। इंदिरा आवास योजना, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से परिवर्तित कर दिया गया, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का वित्त पोषण 75/25 क्रमशः केंद्र एवं राज्य, यानी केंद्र सरकार 75% देती है और राज्य सरकार 25% देती है के अनुपात में किया जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में यह अनुपात केंद्र एवं राज्य के बीच 90 और 10 के अनुपात में है। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भूकृषि का रिकॉर्ड जो है वो गिरदावरी है। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बीसवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसमें प्रोत्साहन जो दिया जाता है वो बट्टा, यानी घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो है गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है 2015-16 के अनुसार गन्ना जो है के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि यह अनुमानित 145.45 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन करता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन का 41.2% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये 5 से 20 होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम पंचायत पंचायत की सबसे निचली संस्था है। इसमें 5 से 20 सदस्यों के समूह को पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश के सभी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की कम से कम साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी निकाय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज में सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने या पंचायत राज का सदस्य बनने के कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतदाता की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित होकर 21 के बजाय 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो वो है अर्धवार्षिक आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, MGNIGA यानी MG नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत 75 और 25 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य, यानी 75% केंद्र देता है और 25% राज्य देती है। तो ये था दोस्तों हमारा जो 2015 का जो पेपर था, तो 13 दिसंबर 2015 का सेकंड पाली का पेपर था। आई होप आपको ये
पेपर सॉल्व करके समझ में आया होगा कि हिंदी का क्या लेवल था, मैथ का क्या लेवल था और जीएस और हमारे ग्रामीण परिवेश का क्या लेवल था। अगर देखा जाए तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश का लेवल काफ़ी टफ है और आपको ग्रामीण परिवेश बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 नंबर का सवाल है और 25 नंबर बहुत होते हैं। तो हम तो कहेंगे हिंदी आप अच्छे से पढ़िए, जीएस पढ़िए और ग्रामीण परिवेश पढ़िए। जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है वो लोग मैथ पे ज़्यादा ध्यान दें और ग्रामीण परिवेश पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और कोई ख़ास पेपर नहीं था। अगर आप 10-12 सेट अभी सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ हम लेखपाल में कुछ कर ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर नॉलेज को अपने इम्प्रूव करना है और पर डे हमारे साथ लेखपाल आने वाले लेखपाल के पेपर की तैयारी करनी है और पर डे आपको एक सेट सॉल्व करना है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो को रीच मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।